ब्यूटी पार्लर में बहू का ससुराल। पिताजी, आप इस उम्र में खेतों में काम करने क्यों जाते हो? अब मैं कमाने लगा हूँ ना। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मत काम कीजिए। हाँ जी, पवन बिल्कुल ठीक कह रहा है। आजकल आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। अब आप आज के बाद काम पर नहीं जाएंगे। अरे भाग्यवान, अभी तो मुझे अपने बेटों की शादी भी करनी है। दोनों लोग कमाएंगे तभी तो शादी हो पाएगी ना। हैं? पवन भी बड़ी नौकरी नहीं करता है, वो भी मेहनत मजदूरी करता है। अब इतने में घर का कैसे गुजारा चलेगा? तुम ही बताओ थोड़ा। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी भी शादी हो जाएगी, वो भी आपके जीते जी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा काम पर। पवन दिन भर मजदूरी करता था और शाम को जो भी कमाता था घर में ले आता था। एक दिन जब वो काम से लौट रहा था तो वो बहुत उदास था। तभी उसके गांव का एक दोस्त आलोक उसके पास आता है। पवन, जब देखो तेरा मुंह लटका ही रहता है यार। इस उम्र में हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। दोनों ऐसे ही ढाबे पर चाय पीने लगते हैं और चाय पीते पीते बातें करने लगते हैं। तभी चाय के टपरी वाले काका बीच में बोल पड़ते हैं। अरे पवन बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे भी बताना चाहिए ना। मैं कल ही तुम्हारे लिए कोई लड़की देखता हूँ। अरे हाँ, अरे मेरी नजर में एक घर तो है, उनका भी परिवार थोड़ा गरीब है। कहो तो मैं उनसे बात करूँ तुम्हारी। काका, इस बारे में आप मेरे पापा से और मम्मी से बात कर लीजिएगा। उनको तो आप जानते ही हो ना। हाँ हाँ, ये भी ठीक रहेगा बेटा। दरअसल वो काका चाय की टपरी तो चलाते ही थे, लेकिन शादी कराना भी उनका एक साइड बिजनेस था। इसलिए अगले ही दिन वो लड़की वालों को लेकर सीधा पवन के घर पहुंच जाते हैं। लड़की वाले भी बेचारे गरीब थे, इसलिए उन्हें पवन का सरल स्वभाव पसंद आ जाता है। इसलिए पवन की शादी राधा से हो जाती है। आज राधा और पवन की सुहाग रात थी, इसलिए पवन के पिता ने घर के बाहर त्रिपाल से एक छोटा सा तंबू बना लिया था और पति पत्नी वहीं पर सो जाते हैं। राधा, तुम तो मेरी स्थिति को बहुत अच्छे से जानती हो ना। तुमने तो खुद ही देखा होगा कि मेरे माता पिता किस तरह से बाहर तंबू लगाकर सो रहे हैं। मुझे खुद ही नहीं पता कि ये सब आखिरकार कब तक चलेगा। अजय, अब हमारे घर में एक ही कमरा तो है, तो हम कर भी क्या सकते हैं? किसी ना किसी तरह तो हमें अपना जीवन काटना ही पड़ेगा। शायद यही जिंदगी की रूपरेखा है। इसी तरह दोनों बातचीत करते हुए पूरी रात गुजार देते हैं और अगली सुबह हो जाती है। बहू, हमारे छोटे से घर में भी तू कितनी खुश है। हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई। भगवान करे तेरी जैसी बहू हर किसी को दे। माँ जी, मनुष्य को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अगर हम खुशी दिल से काम करेंगे तो उन्नति और प्रगति दोनों ही होती है, और अगर उदास मन के साथ कोई काम करेंगे तो हमारी जिंदगी भी उदास हो जाएगी। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन एक ही कमरे में पूरे परिवार का एक साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। राधा चाहती थी कि उसका भी एक अच्छा सा घर हो, इसलिए उसने अपने पति पवन की मदद करने की सोची। अजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ राधा, बताओ ना, क्या बात है? दरअसल पवन जी, आखिर हम कब तक इस एक कमरे के घर में रहेंगे? मेरे सास ससुर घर के बाहर तंबू बनाकर सोते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब क्या राधा, क्या तुम भी मेरे साथ बाहर मेहनत मजदूरी करने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं भी चलूंगी। आपके साथ मेहनत मजदूरी करने में मुझे भला कैसी शर्म। अरे नहीं नहीं राधा, ये पाप मुझसे मत करवाओ। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो मेरे पास एक और तरकीब है। मुझे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। मैंने बचपन से ही ये सब सीखना चालू कर दिया था। मुझे मेकअप करना आता है, मुझे मेहंदी लगाना आता है, मुझे ये सब करना आता है। आगे किसी तरह ये काम शुरू हो जाए तो ठीक रहेगा। राधा, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए भी तुम्हारे पास जगह नहीं है ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन पवन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी अचानक से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वहां के लोग उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते हैं और उसके परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। देखिए, इनके पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है। मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया है, लेकिन कम से कम ठीक होने में 3 से 4 महीने लग सकता है। बिल्डिंग की ऊंचाई कुछ ज्यादा थी, इसलिए पवन को भारी चोट आई थी।
लेकिन फिर भी उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। पवन के घर वालों को इस बात की खुशी थी कि पवन उनके आंखों के सामने था, नहीं तो उसे कुछ भी हो सकता था। जैसे तैसे करके राधा पवन को घर लेकर आती है, जहाँ पर पवन के कारण ही उनका घर चल रहा था। अब वो आखिरी सहारा भी घर बैठ गया। ऐसे ही वो रात में बात कर रहा था। राधा, हमने जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे वो सब तो मेरे इलाज में चला गया, और अब तो मैं 4-5 महीनों तक काम नहीं कर सकता हूँ। अब ना जाने क्या होगा हमारा। तभी वहां पर पवन के माँ बाप भी आ जाते हैं। अरे मेरे बेटे, तू इस बात की फिक्र मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। वैसे भी काम करता ही था मैं, तूने ही मुझे रोक दिया था। अब जब तक तू ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई ना कोई काम पकड़ लूंगा। अरे नहीं पिताजी, मैं आपको इस उम्र में काम करने नहीं दूंगी। आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मैं कल से इसी कमरे में ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर देती हूँ। गांव की सभी औरतें लड़कियां बहुत दूर जाती हैं मेकअप करवाने के लिए, तो ज़रा आप ही सोचिए, जब इसी गांव में उन्हें उनका ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा तो वो भला बाहर क्यों जाएंगी, सारे लोग मेरे पास ही आएंगी। लेकिन राधा, तुम बात नहीं समझ रही हो। हमारे पास बस एक ही कमरा है, इसी कमरे में ब्यूटी पार्लर, इसी कमरे में रहना है, इसी कमरे में खाना बनाना, नहाना धोना सब कैसे मैनेज हो पाएगा। अगर पवन जी मन में विश्वास हो तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन बन जाती है। और वैसे भी जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तब भी आप यही सोचते थे ना कि एक कमरा था, कहाँ पर आप मुझे रखेंगे, कहाँ पर आप माँ पिताजी को रखेंगे। लेकिन सब कुछ मैनेज हो रहा था ना, तो वैसे ही वो सब भी मैनेज हो जाएगा। पिताजी, मुझे बस एक लकड़ी की कुर्सी की आवश्यकता पड़ेगी। आप तो ये सब कर ही लेते हैं, तो मुझे एक आप बांस की कुर्सी बनाकर दे दीजिएगा, बाकी सब मैं कर लूंगी। पवन के पिता राधा को एक बांस की बहुत अच्छी सी कुर्सी बनाकर देते हैं। दीवार पर एक बहुत अच्छा सा शीशा लगा देते हैं, जिससे उसका ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है। बाहर उसने एक साइन बोर्ड भी लगा दिया था। तभी गांव की कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं। यार, पवन के जोरू ने तो ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। वैसे भी कल तीज है, चल कर देखते हैं। हाँ, चल कर देखते हैं। राधा, तुम्हें ब्यूटी पार्लर का काम भी आता है? हाँ, मैंने अपने मायके में ही ये सीखा था। और वैसे भी मुझे बचपन से ही मेकअप करने का, मेहंदी लगाने का बड़ा ही शौक था, इसीलिए इसे मैंने अपना काम बना लिया। आप एक बार मेकअप कर तो देखिए। राधा ने उन औरतों का मेकअप किया। राधा का काम उन औरतों को बहुत पसंद आया। राधा, तुम्हारा हाथ बहुत तेज चलता है। इतनी जल्दी तुमने हमारा मेकअप कर दिया, वो भी इतना अच्छा। नेक्स्ट टाइम से हम हमेशा यहीं पर आया करेंगे और आसपास की गांव के लोगों को तुम्हारे पार्लर के बारे में बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आपको मेरा काम अच्छा लगा। उन औरतों ने पूरे गांव में जाकर राधा के बारे में बता दिया। उस दिन सुबह से शाम तक औरतों की लाइन लगी रही, क्योंकि त्योहार का समय चल रहा था। अब धीरे धीरे आसपास के गांव में भी राधा ब्यूटी पार्लर वाले ससुराल की बहू के नाम से फेमस हो गई और गांव के सभी लोग राधा के ब्यूटी पार्लर में आने लगे। बहू, तेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर एक कलाकार छुपा है। अरे माँ जी, आप लोग मेरी तारीफ मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अब ये तंबू उखाड़ कर फेंक दीजिए और अब हम बाहर 2-3 कमरा बनवा लेते हैं। और इस तरह से अगले महीने पवन के पिता तंबू की जगह एक कमरा बनवा लेते हैं और फिर उसके ऊपर भी 2 कमरा बनवा लेते हैं। जब तक पवन ठीक होता है तब तक उसका घर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। अब सभी के अलग अलग कमरे बन चुके थे। अब राधा ने भी अपने ब्यूटी पार्लर के लिए एक अलग से कमरा बनवा लिया था, वो भी अपने ही ससुराल में। देखिए, अब आप ठीक हो चुके हैं और अब आपको भी अंदर से वही जुनून आ रहा होगा मेहनत मजदूरी करने का। लेकिन मेरे ख्याल से आपको भी कोई खुद का काम करना चाहिए। राधा, मुझे कोई और काम तो आता नहीं, बस खाना बनाना आता है। मैं अपने माँ पिताजी के खाना बनाने में मदद किया करता था, तो ऐसा करता हूँ कोई ढाबा खोल लेता हूँ मैं। हाँ, आपका उपाय ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरों के लिए मजदूरी करने से अच्छा है अपना काम किया जाए, फिर चाहे जितना छोटा काम ही क्यों ना हो। तो इस तरह से राधा की मेहनत और बुद्धि की मदद से पवन ने भी एक अच्छा सा ढाबा खोल लिया और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। राधिका बेटा, जरा वक्त देख, कितना बज रहा है? अरे मीना, सोने दो उसे, अब उसकी शादी में दिन ही कितने बचे हैं। अरे लेकिन सुबह के 10 बज रहे हैं और अब उसकी शादी होने वाली है। उसे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए ना।
अरे लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो वहां सब यही उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगी, सबका ध्यान रखेंगी, और इसी चक्कर में लड़कियां अपना ही ध्यान रखना भूल जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसे कम से कम यहाँ तो आराम करने दो। मैं भी इस बात को समझती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। अभी से इसकी आदत होगी तभी तो ये आगे जल्दी उठ पाएगी, वरना वहां पर भी आलसी होगी। मॉम प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना, बस 5 मिनट में उठ जाऊंगी पक्का। ना जाने ये लड़की ससुराल जाकर क्या करेगी। दरअसल राधिका और प्रेम की लव मैरिज शादी हो रही थी। प्रेम का फलों का फैमिली बिजनेस था। राधिका इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी शादी प्रेम से हो रही है। वहीं हर माता पिता की तरह राधिका के माता पिता भी उसके लिए खुश थे और चिंतित भी थे कि ना जाने राधिका ससुराल में जाकर सब कुछ कैसे संभालेगी। और इसी खुशी और गम के बीच शादी का वो दिन भी आ गया जब राधिका अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। फाइनली मेरी देवरानी ससुराल पहुंच गई। हमारी छोटी बहू का इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। चलो राधिका, जल्दी से चावल के कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। जी भाभी। राधिका का उसके ससुराल में काफी प्यार से स्वागत किया जाता है। राधिका की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब सुबह 4 बजे उठने की बात चली तो राधिका के जैसे होश ही उड़ गए। सुबह 4 बजे उठना है? प्रेम, तुमने राधिका को बताया नहीं कि यहाँ पर कितने बजे उठते हैं और कितने बजे रसोई करते हैं? ओहो, सो सॉरी माँ, मैं उस दिन राधिका को ये बात बताने वाला था और तभी हमारी बातचीत बीच में छूट गई थी, और जिस कारण से मैं राधिका को कुछ बात बता नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। राधिका, तुम्हें तो पता ही है कि हमारा फलों का बड़ा बिजनेस है, इसलिए फलों की डिलीवरी सुबह सुबह जल्दी करनी होती है जिससे वो मार्केट में सुबह सुबह पहुंच सके। इसलिए हमारे यहाँ 4 बजे ही निकल जाते हैं दुकान के लिए, और ये लोग 4 बजे निकलते हैं तो हमें रसोई और नाश्ता दोनों रात को ही तैयार करना पड़ता है। इसीलिए हम 2 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे रसोई तैयार कर देते हैं, जिससे सब नाश्ता और लंच लेकर घर से निकले। रात के 2 बजे उठकर रात की रसोई बनानी होती है यहाँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अब मैं आराम से सो सकती हूँ और सुबह फ्रेश होकर स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं सीमा, अब तो तुम्हारी देवरानी भी आ गई है। अब मैं और तुम दोनों ही चिंता मुक्त हो गए हैं। राधिका अब सब कुछ संभाल लेगी। जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। राधिका को अपने ससुराल में आते ही सबसे बड़ा शौक लगा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसने तो पहले ही वादा किया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, और अगले ही दिन वो सुबह 2 बजे उठने की कोशिश करती है, जो उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। अरे बंद हो जा, हे भगवान, मुझे तो सुबह 10 बजे भी उठाओ तो भी मुझे मौत आती है, और यहाँ मैं 2 बजे कैसे उठूंगी? और सिर्फ उठना ही नहीं, बल्कि अभी तो रसोई भी बनानी है। अरे राधिका बेटी, कहाँ रह गईं? हे भगवान, लगता है सब लोग उठ गए। चल राधिका जल्दी कर। जिसके बाद राधिका जल्दी से रसोई में आती है और वहां सबसे पहले सभी के लिए चाय बनाती है, फिर नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। बन गया नाश्ता? राधिका जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ बस बन ही गया है। आलू के पराठे बनाने में थोड़ा वक्त लग गया था। अरे कोई बात नहीं, चलो यही रख दो पराठे, और हाँ, हमारा टिफिन भी पैक कर दो। क्या टिफिन भी पैक करना था? वो तो मैं भूल ही गई। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना कर देती हूँ। अरे नहीं, अब तो बहुत देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, आज हम बाहर ही खा लेंगे, तुम कल बना देना। सॉरी, आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। मैं कल से जल्दी उठकर सब कुछ तैयार कर दूंगी पापा जी। राधिका का यह पहली बार था कि वो रात के 2 बजे उठकर रात में रसोई का काम कर रही थी, और आज वो टिफिन नहीं बना पाई थी, इसलिए वो काफी दुखी हो गई। 4 बजे सबके जाने के बाद उसने सबसे पहले रसोई को साफ किया, जो काफी खराब हो गई थी। उसके बाद उसने खुद के लिए चाय बनाई, और फिर सीमा, जो 7 बजे पढ़ाने के लिए जाती है, उसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि राधिका को लगा था कि कहीं वो सो गई तो वो अपनी जेठानी को भी टिफिन नहीं दे पाएगी। चलो सारा खाना बन गया है, अब हो गया सब कुछ छोटी बहू।
अरे आप उठ गई माँ जी? हाँ, 7 बज गए ना, तो मेरे उठने का वक्त हो गया। सीमा भी बस आती होगी स्कूल जाने के लिए। सारे मर्द चले गए टिफिन लेकर। वो माँ जी, आज मैं उनके लिए टिफिन नहीं बना पाई थी। अरे मुझे उठा देती, मैं बना देती उनके लिए टिफिन। सॉरी माँ जी। तभी वहां पर सीमा आ जाती है और कहती है, अरे कोई बात नहीं राधिका। वैसे माँ जी, आज राधिका का पहला दिन था रात की रसोई करने का। उसे भी कहाँ आदत होगी इन सब चीजों की। कोई बात नहीं राधिका, तुम कल से सब पहले ही तैयार कर देना, जिससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। जी भाभी, ये लीजिए भाभी आपका टिफिन। अरे तुमने मेरा टिफिन क्यों बना दिया? मैं खुद बना लेती। तुम पूरी रात रसोई में भी थक गई होगी ना। अब तो राधिका को इन सब की आदत डालनी होगी। चलो अब एक काम करो, तुम जाकर नहा लो और पूजा कर लो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, दोपहर को मिलते हैं। जी भाभी। नहाने के बाद राधिका की नींद भी भाग गई थी। उसके बाद उसने पूजा की और घर का बाकी काम भी कर लिया। तब तक दोपहर हो गई थी और सब लोग दुकान से वापस आ जाते हैं। राधिका, बहुत भूख लग रही है यार, जल्दी से खाने लगा दो प्लीज। अरे हाँ, आज तो काम भी ज्यादा था और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ राधिका, जल्दी से खाना लगा जा। आज तो टिफिन भी नहीं था। आज तो बहुत भूख लगी होगी सबको। जी, मैं अभी सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। हाँ हाँ, जब तक हम हाथ मुंह धो लेते हैं। इस तरह राधिका को दोपहर में भी सोने का वक्त नहीं मिला और वो रसोई में काम करती ही रही। रात होते होते राधिका ने जब तक रात का खाना बनाया, तब तक वो कल कौन सी सब्जी बनाएगी और कौन सा नाश्ता बनाएगी उसकी तैयारी कर रही थी। राधिका, तुम सुबह से काम कर रही हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं भाभी, मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। कल मैं सभी को टिफिन में बैंगन का भरता बनाकर दूंगी और नाश्ते में सैंडविच। इसलिए सारी सब्जियां अभी से काट कर रख रही हूँ, जिससे मुझे उठकर बनाने में आसानी हो। कितनी मेहनत कर रही हो तुम। मैं जानती हूँ रात की रसोई बनाना आसान काम नहीं होता। कोई बात नहीं भाभी, अब ससुराल में ये सब तो करना ही होगा। इस तरह राधिका 10 बजे सोती है और आज वह 1 बजे ही उठ जाती है, ताकि आज उससे एक भी गलती ना हो। वो उठते ही रात की रसोई बनाने में लग जाती है और आज उसने सब कुछ तैयार कर दिया था, चाय, नाश्ता, खाना, सब कुछ। अरे वाह बेटा वाह, अरे आज तो सचमुच मजा ही आ गया। अरे क्या सैंडविच था, अरे वाह 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 वाह। अरे हाँ हाँ, देखो आज तो हमारा टिफिन भी तैयार है और पानी की बोतल भी। हाँ, आज मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, ये लीजिए। चलो चलो, देर हो रही है, हम सभी को चलना चाहिए। जी पापा। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। चलो, आज सब कुछ तो सही से हो गया। अब रसोई साफ कर लेती हूँ और सीमा भाभी का टिफिन भी बना देती हूँ। अब राधिका रोजाना यही करती। रात के 1 बजे वो रसोई बनाने में लग जाती और बाकी का सारा वक्त रसोई की साफ सफाई करने में निकल जाता। लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से अब राधिका अपसेंट माइंड रहने लगी थी। अरे दूध उबल गया है राधिका। ओह सॉरी, ध्यान नहीं रहा। बाहर तुम्हारा सब लोग वेट कर रहे हैं। तुमने अभी तक रोटियां नहीं बनाई है क्या? आपने मुझे रोटियां बनाने के लिए कहा था क्या भाभी? हाँ, अभी बाहर ही तो कहा था। अच्छा, शायद मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा होगा। मैं अभी बना देती हूँ। राधिका तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। सीमा को राधिका की बिगड़ती हालत साफ दिखाई दे रही थी। आजकल वो काफी थकी थकी भी रहती थी। अरे राधिका तो बैठे बैठे ही सो गई कुर्सी पर। मैं अभी उठाता हूँ इसे। रुकिए प्रेम जी, मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। हे भगवान, मैं सो कैसे गई इतनी देर तक? मैंने तो 1 बजे का अलार्म लगाया था और अब ये 7 बज रहे हैं। सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? राधिका भागती हुई बाहर आती है जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। जरा आराम से राधिका, कहीं गिर ना जाओ। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। पता नहीं कैसे मेरा अलार्म बजा ही नहीं। आप सबको मेरी वजह से परेशानी हुई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं कल से रोज जल्दी उठ जाऊंगी। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है राधिका बेटा। देखा जाए तो गलती हमारी ही है। हमारा फलों का दुकान है, लेकिन हम हमेशा से ही घर की औरतों से रात की रसोई करवाते आए हैं। उन्हें 1 बजे उठाना, चाय, नाश्ता, खाना बनवाना, उसके बाद भी घर की औरतें सारा दिन काम करती हैं, सोती नहीं हैं। वो जैसे तुम्हारा हाल हो गया है वैसा हाल होता है। हाँ राधिका बहू,
तुम्हारे आते ही हमने तो तुम पर रात के रसोई की जिम्मेदारी डाल दी। माँ जी और मैं तो सोते रहते थे और हमने तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। हम तीनों साथ में सब कुछ करेंगे। अब भाई आज से कोई भी रात की रसोई नहीं बनाएगा। तो फिर आप लोग भूखे पेट जाएंगे क्या? नहीं, आप लोग हमारे रात के सोने से पहले ही सब कुछ तैयार कर देना, हम खाकर चले जाएंगे। और चाय तो मैं भी बना लेता हूँ, क्यों पापा? और सही बात है, आज से तुम तीनों अपनी नींद पूरी करोगे और रात की रसोई कोई नहीं बनाएगा। ये सब आप लोग मेरी वजह से कर रहे हैं ना? नहीं राधिका, ये सब हम हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि घर की औरतें अगर स्वस्थ होंगी तो वो घर भी स्वस्थ रहता है, वहाँ खुशियाँ होती हैं। और सीमा, तुम्हारा शुक्रिया इस बात को समझाने के लिए। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार इस बात को समझता है कि औरत और मर्द दोनों की नींद कितनी जरूरी है। लेकिन कई घरों में तो औरतों को तो सिर्फ काम की मशीन ही समझा जाता है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सभी जैसा प्यार करने वाला ससुराल मिला। हाँ, पर हमने तुम्हें बहुत परेशान भी तो किया रात की रसोई बनवा कर। क्यों? नहीं नहीं माँ जी। हाँ चलो, इस बात पर मैं सभी के लिए चाय बनाता हूँ।